नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी आपका बायोलॉजी टीचर ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा संबंधी जो भी कुछ वीडियोस अपलोड की जाएं वो आपको यथाशीघ्र मिलती रहें। तो बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों जो वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं उनका हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन अपने यूट्यूब चैनल पर आप जरूर विजिट करें और इसको सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन बैंक है उसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आपको चूज करके दिया गया है, जिससे कि पूरे चैप्टर की समरी आप अच्छे से समझ सकें, जिसमें से कि कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस हम आपके सामने रख रहे हैं। उनके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं, इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है थोड़ा सा देखें। और देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात होती है किसी क्वेश्चंस को करने के लिए दो चीजें, क्या कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और दूसरी बात होती है कि हमें उसमें कितना लिखना है। तो ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उसी को यहां देखना है, साथ ही साथ समझना है कि क्या क्या हमें इसमें पॉइंट आउट करना है। देखते हैं दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन हमने आपके लिए सेलेक्ट किया है क्वेश्चन नंबर 1, आपको क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा। देखिएगा, दिया है आवृतबीजी पौधों में परागकण से निकली पराग नलिका के बीजांड एवं भ्रूणपोष में प्रवेश करने की जो प्रक्रिया किस प्रकार की होती है। अब यहां देखिएगा, वो आपसे जानना चाह रहा है कि जब जो है जर्मिनेट करता है पॉलन ग्रेन, है ना, उसके बाद पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है। यानी जब परागकण ग्रो करता है, वृद्धि करता है, या कहते हैं ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम पराग नलिका कहते हैं, तो वो कैसे एंट्री करता है। अब जैसे यहां देख रहे हैं दोस्तों, ये पराग नलिका है। ये पराग नलिका बनी कहां से है, आपको मैंने जैसा कि बताया था कि स्टिग्मा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, यह पार्ट जिसको इंग्लिश में आप स्टिग्मा कहते हैं और हिंदी में दोस्तों इसी को वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र, तो जो वर्तिकाग्र या स्टिग्मा वाला हिस्सा है, आप जानते हैं कि स्पोर वहां जो है पहुंचता है, जिसे आप परागकण या पॉलन ग्रेन कहते हैं। अब यही परागकण क्या करेगा, यहां जर्मिनेट करता है। कैसे एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है नमी को, क्योंकि यहां चिपचिपा पदार्थ होता है इस स्टिग्मा वाले हिस्से पे या वर्तिकाग्र वाले हिस्से पे, तो यहां जो है एब्जॉर्ब करता है दोस्तों नमी को। नमी के एब्जॉर्ब करने के साथ ही साथ यहाँ कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि वहाँ एक्टिवेट हो जाते हैं और पॉलन ग्रेन फिर से वृद्धि करना, ग्रो करना शुरू कर देता है। और जैसा कि अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, पॉलन ग्रेन में दो वाल होती है, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ। दोस्तों जो अंदर वाली वाल है वही बाहर की तरफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में निकल जाती है, एंड दैट्स आर कॉल्ड पारेन, पराग नलिका। इसी को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, पराग नलिका कहते हैं। तो थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों क्या कह रहा है। क्वेश्चन का जो अगला रूप है जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बना करके पूछ सकता है, थोड़ा स्पिनिंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इन्हें आपको ध्यान देना है। आपको अगर पूछ ले निभीय निषेचन का नामांकित चित्र बनाइए, तो निभीय निषेचन क्या है। यहां देखिए दोस्तों, जो प्रवेश करने की स्थिति है निभि, उसको क्यों यहां कैसे शो किया गया है यह भी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आवृतबीजी पौधों में निषेचन क्रिया का चित्र की सहायता से क्या करिए, वर्णन कीजिए। तो यहां देखिए निषेचन भी आपको अगर एक्सप्लेन करना हो तो सेम क्वेश्चन राइटिंग आपको करनी है, सेम वर्ड आपको रखने हैं, टू द पॉइंट आपको क्वेश्चन बैंक में मेरे दोस्तों मिल जाएगा। आप उसको देखें और यहां बस कॉपी पेस्ट कर दें अपने दिमाग से और क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो तीनों क्वेश्चन उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि आंसर राइटिंग में आपको करना क्या है। उत्तर देखिए, उत्तर में देखिए लिखा गया है पराग नलिका का अंडाशय तथा बीजांड में प्रवेश। अब यहां देखिए अंडाशय और जो बीजांड है उसमें प्रवेश की बात बताई गई है। देखिए दोस्तों, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये ओव्यूल है। क्या है,
इंग्लिश में ओयूल कहते हैं। ये जो ओयूल है इसी को आप क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। लेकिन जब इनर वाले पोर्शन पर जाएंगे तो इसी को कहते हैं हिंदी में बीजांड, और इंग्लिश में अगर आप कहें तो इसी को दोस्तों कहते हैं एम्ब्रियो सैक। अब तक आपको याद हो जाना चाहिए एम्ब्रियो सैक, क्योंकि मैं बार बार इंग्लिश टर्म आपके लिए यूज कर रहा हूं ताकि फ्यूचर प्लानिंग आपकी दोस्तों ऐसे हो सके कि आप जो है आगे तैयारी कर सकें। साथ ही साथ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हमने आपको कहा है कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वर्ड अगर यूज करते हैं तो मार्क्स आपके ऊपर उठते हैं, ज्यादा मिलते हैं। चलिए देखिएगा इसमें समझाया क्या गया है, कहा गया है पराग के द्वारा परागकण जायांग अथवा अंडक के शीर्ष भाग वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। जायांग का मतलब होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जो कि पूरा स्ट्रक्चर आपको अगर मैं बना के दिखाऊं तो कुछ इस तरह का एक छोटा सा डायग्राम मैंने आपको दे दिया है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, दैट इज ये जो है आपको जो दिखाई दे रहा है छोटा सा, ये जायांग है। यानी फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावरिंग प्लांट के अंतर्गत, पुष्पीय पौधों के अंतर्गत, जो कि आपको इस तरह के स्ट्रक्चर में दिखाई देगा दोस्तों, वही क्या है, जायांग है। जायांग में अंडक के शीर्ष भाग, अंडक के शीर्ष भाग जिसको आप वर्तिकाग्र कहते हैं, वहां होगा क्या, ऐसे ही पॉलन ग्रेन क्या करेगा, पहुंचेगा। अब पॉलन ग्रेन जब दोस्तों पहुंच गया तो उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरण के बाद एक पराग नलिका बनाता है जो वर्तिकाग्र में होती हुई अंडाशय के किसी वेश्म में पहुंचती है तथा किसी एक बीजांड में निम्नलिखित किसी एक प्रकार से प्रवेश करती है। यानी जब ये दोस्तों ग्रो अप करेगा, थोड़ा सा देखिएगा, जब ये ग्रो अप करेगा तो ये जर्मिनेट करेगा। जैसे हमने कहा कि अंदर की वाल जो है, जो दो वाल हम बना दे रहे हैं, अंदर वाली वाल ही क्या करेगी, बाहर निकलती है, और ये जो है दो न्यूक्लियाई मेल वाले रखे रहेगी और ऐसे ये ग्रो अप करेगी। अब ग्रो अप करने के बाद जो ये ओयूल वाला हिस्सा है, इसमें इस हिस्से से प्रवेश हो सकता है, इस हिस्से से हो सकता है, या इंटीग्यूमेंट वाले हिस्से से हो सकता है। यह तीन तरीका है प्रवेश होने का, उसी को यहां डिस्कस किया गया है। तो अब जो है दोस्तों बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर देना है ताकि आपको समझ में आए। आप वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला जो तरीका है दिया है क्या, बीजांड द्वारी प्रवेश, इसे क्या कहते हैं, पोरोगैमी। बीजांड द्वारी का मतलब होता है पहला बीजांड द्वारीय प्रवेश। अब बीजांड द्वारी जो प्रवेश है उसको थोड़ा सा समझिएगा अच्छे से। बीजांड द्वारी जो प्रवेश है दोस्तों, इसी को क्या कहते हैं बताएं, इसी को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं क्या, यहां दिया गया है दोस्तों, पोरोगैमी। कभी कभी दोस्तों इंग्लिश का ही टर्म हिंदी में लिख करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसके आप पोरोगैमी याद रखेंगे। बीजांड द्वारी प्रवेश या पोरोगैमी कहते हैं। इसमें होगा क्या, यहां देखिएगा, जो ये एम्ब्रियो सैक वाला हिस्सा है दोस्तों, इसमें जब प्रवेश होगा पॉलन ट्यूब का, तो ये वाला जो हिस्सा है यहां आप देख पा रहे होंगे, उम्मीद है, इसे आप क्या कहते हैं, माइक्रो पाइल या बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार। इससे अगर पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होने के बाद अंदर की तरफ प्रवेश करती है फ्यूजन के लिए, तो इसे दोस्तों बीजांड द्वारी प्रवेश कहते हैं। पहला डायग्राम उम्मीद है मेरे दोस्तों आपको समझ में आया हो। अगर कोई डाउट है तो आप जरूर पूछिएगा। यहां देख लीजिए, अधिकतर बीजांडों में पराग की नलिका का प्रायः बीजांड द्वार यानी माइक्रोपाइल से ही प्रवेश करती हैं तथा बीजांड का न्यूसिलस से होती हुई भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश होती है। अब ये न्यूसिलस का जाम क्या है देखिएगा, ये वाला हिस्सा दोस्तों जो पोलर न्यूक्लियाई है, उसके अलावा जो हम डॉट डॉट कर रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है, यही न्यूसिलस जो सेल है उनसे भरा हुआ होता है, जिसे आप यहां देख पा रहे हैं, लिखा है बीजांड काय, न्यूसिलस सेल। ठीक है, बीजांड काय या न्यूसिलस सेल, तो इसे देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब यहां याद करेंगे अगले प्रवेश की स्थिति जो इन पे दिखाई गई है।
जो अगली स्थिति है वह क्या है, दूसरी, जिसमें कहा गया है निभागीय प्रवेश। जो निभागीय प्रवेश है इसे क्या कहते हैं दोस्तों, अगर निभागीय चले प्रवेश की बात है तो इसको कहते हैं क्या, शैलजोगैबी। शैलजोगैबी याद रखिएगा, शैलजोगैमी, निभागीय प्रवेश यानी शैलजोगैमी। अब अगर जो प्रवेश है पॉलन ट्यूब का दोस्तों शैलजल हिस्से से होता है, ऐसे शैलजल हिस्से से हो रहा है ना, शैलजल हिस्से से मेरे दोस्तों हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, मुंह वाले हिस्से से ना होकर के कहां से हो रहा है, बीच शैलजल वाले हिस्से से हो रहा है, शैलजल जहां पाया जाएगा है ना, जिसे निभाग कहते हैं, वहां से प्रवेश हो रहा है, तो उसको शैलजोगैमी कहेंगे। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों दो डायग्राम हुआ। अब जो है यहां देख लेते हैं क्या लिखा है आपके लिए, केवल कुछ पौधे, ध्यान रखिएगा ज्यादातर तो बीजांडद्वारी हैं पोरोगैमी टाइप के, लेकिन कुछ पौधे जैसे कि कैजुएराइना में पराग नलिका निभागीय क्षेत्र या बीजांड वृत्त के ऊतक को तोड़कर बीजांड में प्रवेश करती है। तो ये यहां आपको स्पेशल मिल जाएगा अलग। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला जो आपके सामने पोर्शन है तीसरा, ये जो डायग्राम है एंट्री, इसको आप देख लीजिए, हम डायग्राम से आपको आगे भी समझा देंगे। देखिएगा दोस्तों, जो अगला है वो है क्या, मीजोगैमी। मीजोगैमी समझेंगे, ये अगर हिस्सा ये हिस्सा है दोस्तों, ओयूल एक रफ आइडिया आपको दे रहे हैं दोस्तों, फीचर बाइक डायग्राम दिया गया था, बस उसी को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम बात करेंगे मीजोगैमी की, तो मीजोगैमी या अध्यावरणी, अध्यावरणी का मतलब होता है इंटीगुमेंट। क्या होता है, अध्यावरणीय प्रवेश, या इसी को कहते हैं क्या, अध्यावरण को इंटीगुमेंट। मेरे दोस्तों जो इंटीगुमेंट वाला हिस्सा है, यही जो इंटीगुमेंट वाला हिस्सा है, इससे जब प्रवेश होगा तो इसे क्या कहेंगे, अध्यावरणीय प्रवेश कहेंगे। ध्यान दीजिएगा इंटीगुमेंट है क्या, ये जो मैं कलर पोर्शन कर रहा हूं, ये फिर सेकंड वाला, यानी एक ये दो ये, अगर दो इंटीगुमेंट है तो उसको क्या कहते हैं, याद रखिएगा बायोटेक्निक, हमने थ्योरी में आपको बताया है दोस्तों। तो ये कंडीशन है बायोटेक्निक कंडीशन में, अगर इनसे प्रवेश हो जाए है ना, इनसे प्रवेश हो जाए तो आप देखेंगे इस तरह की जो प्रोसेस होगी उसे क्या कहेंगे, अध्यावरण। यहां देखिए लिखा है, कभी कभी जैसे कुकुरबिटा कद्दू फैमिली, पराग नलिका बीजांड के अध्यावरण यानी इंटीगुमेंट को तोड़कर बीजांड के अंदर प्रवेश करती है। दिया है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मीजोगैमी कहते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अध्यावरणीय प्रवेश को क्या कहते हैं, मीजोगैमी। ठीक है, अब थोड़ा सा दोस्तों देखते हैं अगले जो बात इन्होंने समझाई है क्वेश्चन रिलेटेड, ये तो था प्रवेश को लेकर के पहले क्वेश्चन में। आगे देखिए क्या दिया है, थोड़ा सा पोर्शन आपको समझाया है, इसको ध्यान देना है। पराग नलिका जब बीजांडकाय में आ जाती है तो इसका भ्रूण कोश एम्ब्रियोसैक में प्रवेश प्रायः बीजांड द्वारा सिरे की ओर से होता है। भ्रूण कोश में इस ओर की सामान्य अंड उपकरण भी होता है। अधिकतर ऐसे प्रवेश पराग नलिका एक सहायक कोशिका या सिनर्जिक तथा अंड कोशिका के बीच से होकर कभी कभी सहायक कोशिका को तोड़ती हुई निकलती है। इसके 50 इसका अग्र जो सिरा है फूल कर फट जाता है।
अब तक नलिका केंद्रक नष्ट हो चुका होता है नलिका का, तथा दोनों नर केंद्रक कोशिका द्रव के साथ भ्रूण कोश में मुक्त कर दिए जाते हैं। अब इसमें क्या बता रहा है, इनमें एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयित हो जाता है, जिसे आप संयुग्मन कहते हैं। संयुग्मन याद रखिएगा, यानी एक नर जब अंड कोशिका, एक सेल जिसे आप कहते हैं, उसमें सम्मिलित हो जाता है तो इसे क्या कहेंगे दोस्तों, इसे क्या कहेंगे, यहां देखिएगा संयुग्मन या सिंगैमी कहा गया। ठीक है, संयुग्मन। ठीक है, इसको आप देखेंगे सिंगैमी कहा जाता है। अब यहां सिंगैमी थोड़ा सा दोस्तों और अच्छे से समझ सकते हैं आप क्या कह रहा है, थोड़ा सा डायग्राम के बेसिस पे आप देखें। जैसा हमने आपसे कहा था, ये स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है एम्ब्रियो सैक का। 3 यहाँ सेल होती हैं जिनको एंटीपोडल कहते हैं, 2 यहाँ पोलर न्यूक्लियाई के बेस पे है, 2 यहाँ आपका सिनर्जिड है और एक क्या है, एग है। यही दोनों एक सेल है। अब आपसे क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपको समझ आएगा। कह रहा है एक नर युग्मक, यानी जो प्रवेश किया हुआ है ट्यूब, इसमें 2 न्यूक्लियाई है, इसमें से एक क्या करता है, एक नर युग्मक अंडक कोशिका, यानी ये जो सेल है ये क्या करेगी, यहाँ एग सेल से आकर के ऐड हो जाएगी, एग सेल से आकर के अटैच हो जाएगी। या अब इस क्रिया को ही क्या कहेंगे दोस्तों, संयुग्मन या क्या कहेंगे, सिंगैमी कहते हैं। तथा जबकि दूसरा जो नर युग्मक या सेकेंडरी न्यूक्लियस है या केंद्रक के साथ संलयित होता है और ये क्या बनाता है, ट्रिपल फ्यूजन के दौरान दोस्तों क्या बनाता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ एन है, यहाँ एन है, दूसरा न्यूक्लियाई यहाँ आकर के फ्यूज करेगा, ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगा, जिससे 3n बनेगा, जिसे आप त्रिक संलयन या फिर ट्रिपल फ्यूजन के बेस पे दोस्तों जानते हैं। और यही जो है एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है, जिसे आप भ्रूणपोष के नाम से जानते हैं, एंडोस्पर्म। इसका काम भी मैंने दोस्तों बताया था, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसे क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो उम्मीद है मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा था और उसकी आंसर राइटिंग टू द पॉइंट आपको ऐसे ही करनी है, इसको अच्छे से आप देख लीजिए। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद आंसर की दोस्तों बात हम करेंगे। पहली बात है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ही आप पहले क्वेश्चन को ही देखें दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सामने है। यहां देखिए आपके सामने क्वेश्चंस को डिस्क्राइब किया है, क्वेश्चन को फिर देख लीजिए। देखेंगे आवृतबीजी पौधों में नर युग्मकोद्भिद के विकास पर एक टिप्पणी लिखिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला दिया है क्या, आवृतबीजी पौधों के नर युग्मकोद्भिद का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ध्यान दीजिएगा, पौधे में जो नर युग्मकोद्भिद है, मेल गैमेटोफाइट, उसकी बात आपको यहां एक्सप्लेन करनी है। यहां भी सेम क्वेश्चन है, यहां भी सेम क्वेश्चन है। यहां थोड़ा सा देखिएगा, परागकण के अंकुरण की प्रक्रिया का उपयुक्त चित्र दे दीजिए। ठीक है, सेम बात आगे दिया है, आवृतबीजी पौधों के परागकण के अंकुरण की विभिन्न अवस्थाओं का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, यह भी क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा। सेम क्वेश्चंस आपको रिपीट कर सकता है, क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करके आपके सामने आ सकता है, बट आंसर में सेम चीज लिखनी है। अभी हम आप उस पर चर्चा करेंगे। आगे दिया है, अंकुरित पराग कण
का एक नामांकित चित्र बनाइए। आगे देखिए, चित्रों की सहायता से स्पष्ट कीजिए कि एक क्रियात्मक लघु बीजाणु मातृकोशा से परागकणों को कैसे विकास किया जाता है या कैसे विकसित होती है। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों सेम आंसर राइटिंग को बात कर रहे हैं, तो इनके मतलब को समझिएगा, अर्थ को समझिएगा, उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन की आंसर राइटिंग शुरू करिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चंस की राइटिंग की तरफ। क्वेश्चन बैंक में टू द पॉइंट जो क्वेश्चंस दिया गया है, आंसर दिया गया है, उसका हम आप डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा सा यहां देखिए दोस्तों, दिया है आवृतबीजी पौधे में नर युग्मकोद्भिद का विकास तथा परागकणों का जो अंकुरण है वह कैसे होता है, ध्यान से देखिए। दिया है परागकण के द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचकर तथा सुविधाएं प्राप्त करने, जैसे एक तरल पदार्थ जो कि वर्तिकाग्र द्वारा स्रावित किया जाता है। हमने आपको उसी समय बताया था जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, यहां जब स्पोर पहुंचता है तो यह यहां जर्मिनेट करके ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के रूप में आगे बढ़ता है। तो उससे पहले यहां से वर्तिकाग्र वाले हिस्से से वर्तिकाग्र या स्टिग्मा वाले हिस्से से क्या करता है, वह मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, जिसके अंदर जो उसके रखा होता है केमिकल वो एक्टिवेट हो जाता है। जैसा कि हमने आपसे दोस्तों कहा था, यहां आप देखिएगा परागकण अंकुरित होते हैं। इस समय प्रत्येक परागकण तरल को सोखकर फूल जाता है। उसके जनन छिद्रों से अंतःचोल द्रव द्रव के साथ बाहर को झांकने लगते हैं और इसमें कोई एक पराग नलिका के रूप में बढ़ जाता है। इस पराग नलिका के सिरे के अंदर नलिका केंद्रक ट्यूब न्यूक्लियस पाया जाता है। अब यहां तक समझते हैं थोड़ा सा। ये देखिए दोस्तों, स्पोर का स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर दिया गया है। यहां 3 ऐसी जगहें आपको दिखाई दे रही हैं जो हल्की सी दबी है, ठीक है। उसके साथ साथ यहां आप देखेंगे 2 न्यूक्लियाई भी है, वर्धी केंद्रक के रूप में, और एक क्या है, जनन केंद्रक के रूप में। 2 न्यूक्लियस हैं, ध्यान रखिएगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस और रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस। तो जो वर्धी है दैट्स आर वेजिटेटिव न्यूक्लियस है दोस्तों, और जो यहां जनन केंद्रक है इसको आप क्या कहेंगे, रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस, ठीक है। यह दोस्तों आपको मिला। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि ये जो दोनों न्यूक्लियाई हैं, वेजिटेटिव नहीं, जो आपका जनन केंद्रक है वही आगे जाएगा। अब जो देखिएगा थोड़ा सा, यहां जो दबा हुआ हिस्सा है यही वह पोर्शन होता है जहां से पॉलन ट्यूब क्या करती है, बाहर की तरफ निकलना शुरू कर देती है, क्योंकि यह पतला होता है लेयर के बेसिस पे। जहां देख रहे हैं बाहर की परत बाह्य आवरण और अंतः आवरण के रूप में 2 परतें हैं। अंतः आवरण का हिस्सा तो यहां है लेकिन बाह्य आवरण का नहीं है, जिसकी वजह से यह हिस्सा थोड़ा वीक या कमजोर होता है और यहीं से पॉलन ट्यूब क्या करता है, बाहर दोस्तों निकल आता है। तो यहां देखिए, जब यह अब्जॉर्ब कर लिया तो एब्जॉर्ब करने के बाद देखिए यह इस स्थिति में आया और एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बढ़ गया, जिसमें वेजिटेटिव न्यूक्लियाई ये रहा और जो आपका मेन न्यूक्लियाई है जिसे आप क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव या जनन केंद्रक, वह यहां आगे आ गया। अब जो नलिका केंद्रक आप देख रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, तो इसमें जो नर युग्मक या केंद्रक है यह देखिए 2 भागों में, 1 और 2, 1 and 2।
दो भागों में, मतलब कि जो रिप्रोडक्टिव होता है न्यूक्लियाई वह दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, और जो वेजिटेटिव है एज सच पड़ा रहता है वैसे ही पड़ा रहता है। इसमें से जो मेल न्यूक्लियाई है, दो जो बना है यहाँ 1 2 हमने आपको नाम लिख करके दिखाया है, एक इंडोस्पर्म फॉर्म करने के लिए फ्यूज होता है, दूसरा एग से फॉर्म फ्यूज करता है क्या बनाने के लिए, जाइगोट बनाने के लिए। तो दोस्तों यहां देखिए आगे क्या कह रहा है, जनन केंद्रक कुछ समय पश्चात साधारण विभाजन द्वारा विभाजित होकर दो नर युग्मक, जैसा मैंने कहा दो मेल गैमीट का निर्माण करता है, पराग नलिका का वर्तिकाग्र से होकर वर्तिका में आती है और धीरे धीरे अंडाशय तक पहुंचती है। अंडाशय के किसी वेश में पहुंचकर पराग नलिका दोनों नर युग्मकों को किसी एक बीजांड के अंदर उपस्थित भ्रूण कोश के अंदर पहुंचती हैं, जिससे ये दोनों द्विनिषेचन की महत्वपूर्ण कार्रवाई कर सके, यानी द्विनिषेचन जिसे आप डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं वह हो सके। इसको हमने दोस्तों समझाया है, लेक्चर पिछला आप देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नर युग्मकों के भ्रूण कोश में पहुंचने तक नलिका केंद्रक सहित पराग नलिका के सभी भाग नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, पराग नलिका का जो भाग है वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है। इस चीज को यहां आप जो है ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों इसका ही अगला जो पोर्शन है उसकी तरफ, क्वेश्चन राइटिंग में अगला पोर्शन। अब देखिए अगले पोर्शन में अगला पोर्शन जो है वहां तो क्वेश्चंस जो है कंप्लीट हो गया था दोस्तों। जो बातें वहां समझानी थी सिर्फ उतनी ही थी, उनके प्रवेश और फर्टिलाइजेशन की स्थिति को क्लियर करना था, वो आपने कर लिया। अब यहां जो है दोस्तों आपको देखना है, जो कि हमने आपके लिए क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा दोस्तों, गुरु बीजाणु जनन की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। गुरु बीजाणु जनन क्या होता है भाई, बताएं। आगे देखिएगा, गुरु बीजाणु जनन क्या है, आवृत बीजी पुष्प में युग्मनज से लेकर के बीजाणु बनने तक के विकास का वर्णन कीजिए। तो जो गुरु बीजाणु जनन है जिसे मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं, यहां उसकी बात करनी। मेगास्पोरोजेनेसिस यानी क्या, गुरु बीजाणु जनन। इससे बनेगा क्या, मेगास्पोर बनेगा, जिसे आप गुरु बीजाणु कह सकते हैं। देखिएगा, जिस समय बीजांड का निर्माण हो रहा होता है, बीजांडकाय के स्वतंत्र सिरे के बाह्य त्वचा के कुछ अंतः स्तरी, जिसे आप हाइपोडर्मल कहते हैं, क्षेत्र में एक या कई कोशिकाओं का समूह अपने स्पष्ट केंद्रकों तथा घने कोशिका द्रव के कारण अधिक स्पष्ट हो जाता है और स्पष्ट दिखाई देगा और क्लियरिफाई हो जाएगा। ठीक है, इसको आप यहां देख सकते हैं। यहां देखिए एक जो सेल है मेरे दोस्तों वह थोड़ा सा घनी है, दिखाई दे रही है साइटोप्लाज्म के बेस पे। न्यूक्लियस भी थोड़ा प्रोमिनेंट यानी कि थोड़ा गहरा दिखाई देता है, थोड़ा देखेंगे डीप सा दिखाई दे रहा है। एक कोशिका यहां आराम से आप अच्छे से विजुअल कर पा रहे हैं और नॉर्मल है, लेकिन एक स्पेशल है, उसी की बात कर रहा है। क्या कह रहा है, ये कोशिका क्या है, प्रसूस कोशिकाएं या आर्ची स्पोरियल सेल कहलाती है। मतलब यही दोस्तों क्या है, आर्ची स्पोरियल सेल है मेरे दोस्तों। ठीक है, क्या है, आर्ची स्पोरियल सेल है। थोड़ा इसको देख लीजिएगा अच्छे से, जिसे प्रसूस कोशिका कहते हैं। अब सारा कमाल इसी कोशिका का है। ये क्या करेगी देखिएगा, यदि एक से अधिक प्रसूस कोशिकाएं हैं तो सामान्यतया एक ही बड़ी तथा स्पष्ट होने में सफल हो पाती है, यानी एक सिर्फ डेवलप करेगी। अगर ढेर सारी हैं तो ऐसा नहीं सभी डेवलप कर जाए, कोई एक ही विकसित होगी।
आगे देखेंगे दोस्तों, यहां अगर जो आपको यहां क्लियर हो रहा होगा तो यह कोशिका प्रायः एक परिणत विभाजन जिसे पेरिक्लाइनरी डिवीजन कहते हैं। परिणत विभाजन या एंटीक्लाइनरी पेरिक्लाइनरी दो डिवीजन होता है। डिवीजन के तरीके के बेस पे जैसे सेल को ऐसे डिवाइड करना है ना, और ऐसे डिवाइड करना। तो एंटी और क्या है, पेरिक्लाइन। पेरी का मतलब ऐसे डिवीजन होता है, कोई चीज है उसको आप ऐसे काट दो, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अब दोस्तों यहां देखिएगा, पेरिक्लाइनरी डिवीजन यानी परिणत विभाजन के द्वारा दो कोशिकाओं में बट जाती है। यानी यही देखिए, एक क्या करेगी, डिवीजन करेगी, और पहले क्या करेगी, दो कोशिकाओं में बट जाएगी। आगे देखिए, इनमें बाहरी कोशिका प्राथमिक कोशिकीय भित्ति या जिसे प्राइमरी पैराइटल सेल कहते हैं उसका निर्माण करेगी। यानी एक बन जाएगी प्राइमरी पैराइटल जिसे प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहते हैं। यहां देखिए दिया है दोस्तों, भित्तीय कोशिका, प्राइमरी पैराइटल, एक तो प्राइमरी पैराइटल हो जाती है, तथा जो भीतरी कोशिका होती है प्राथमिक बीजाणु कोशिका, या उसी को कहते हैं क्या, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो देखिएगा दो सेल बनी, पहला तो प्रसूस कोशिका थी जिसको आपने क्या कहा, आर्चीस्पोरियल सेल। आर्चीस्पोरियल सेल दो भागों में बंटती है। कैसे बंटती है, डिवीजन के द्वारा। कौन सा डिवीजन, परिणत विभाजन या पेरिक्लाइनरी डिवीजन। इतनी बात समझ आ रही है। अब इसके बाद दोस्तों जो इसमें डिवीजन है वह हो रहा है, और स्पोरोजिनस सेल्स और प्राइमरी पैराइटल सेल दो अलग अलग सेल्स बन जा रही है। तो यहां दो सेल्स बन जाएंगी, ठीक है। अब इन दोनों सेल्स में आगे बढ़ेंगे। प्राथमिक भित्तीय कोशिका विभाजित होकर दो अथवा कुछ अतन एंटीक्लाइनल विभाजनों के द्वारा विभाजित होकर भित्तीय कोशिका पैराइटल समूह बना लेती है। प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका का विभाजित नहीं होती और सीधे ही क्या करती है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका जिसे आप मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं वो बना लेती है। कौन बनाएगा भाई मेगास्पोर मदर सेल? जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, यही फिर से डिवाइड नहीं होगी और गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में बदल जाएगी। फिर धीरे धीरे इनका डिवीजन होगा, देखिए इसमें दिखाया गया है। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका जब काफी बड़ी तथा स्पष्ट केंद्रक वाली हो जाती है तब अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के 4 अगुणित कोशिकाएं बना लेती है। यहां आपको 4 दिखाई दे रहा है। आगे दिया है, ये कोशिकाएं गुरु बीजाणु या मेगास्पोर होती हैं। कभी कभी बिना अर्धसूत्री विभाजन के कोशिका बीजांड की अन्य कोशिका से द्विगुणित होकर के अवस्था में भ्रूण कोश या एम्ब्रियोसैक बनाता है, अर्थात मादा युग्मकोद्भिद का कार्य करने वाली लगती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, अपबीजाणुता या एपोस्पोरी कहते हैं, ठीक है। अपबीजाणुता या एपोस्पोरी कहते हैं, इसे ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, इस प्रकार संपूर्ण बीजांड गुण बीजार्धानी या मेगास्पोर होती है तथा इसमें केवल 4 बीजाणु बनते हैं। तो इस तरह से 4 बीजाणु यहां आप देखेंगे बनेंगे, जिसमें से एक एक्टिवेट हो जाएगा, बाकी 3 जो है डिजनरेट हो जाएगा। तो ये चीज आपको यहां मिली दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों जो दूसरा क्वेश्चन है वह भी आपका यहां पूरा हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट दोस्तों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे जो भी वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।